ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਡਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 26ਵਾਂ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ एपिसोड पे। शक्कू, अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। शक्कू तो मानो खिल कर गुलाब हो गई, दिल में कितने ही चिराग जैसे रोशन हो गए। वो झूमती हुई उठी और अपने कमरे में दौड़ गई। अलमारी से दुपट्टा निकाला, शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। चेहरे पर जैसे बहार आ गई, होंठ अपने आप हिलने लगे। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या जाने क्या। वो अपने आप में ही मुस्कुराए जा रही थी। बाद में उसने अपनी हील पहनी और टक टक करती हुई राजन के पीछे पीछे आ गई। शाहीन ने उसे जाते हुए पूछा, शक्कू कहाँ की तैयारी है? राजा के घर की तैयारी है दीदी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। हरे रंग की प्रिंटेड मैचिंग सूट में बहुत निखरी निखरी लग रही थी। आशा ने दुआ मांगी थी उसके लिए। रोही और शाहीन बाहर तक आईं। राजन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वो दोनों हवा की तरह उड़ते हुए निकल गए। ये दिन ख़ास कर आशा और राजन का होता था, मगर आज घर में मेहमान आने की वजह से आशा नहीं जा पाई थी। अरविंद के साथ पापा और चाचा जी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आशा ने सारे कॉफ़ी के बर्तन उठाए और किचन में रख दिए और अपने कमरे में चली गई। साड़ी से उसका हाल बेहाल था, उसे उतार कर उसने सूट पहन लिया। रोही और नीतू अपने कमरे में थीं। रोही आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही थी, आंखों को मटकाती हुई। कमर पर हाथ रखकर वो कभी अपनी मोटी मोटी आंखों वाला चेहरा देखती तो कभी जवानी पे दहलीज रख रहे अपने भरे भरे शरीर को। अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस होती उसके। अपने आप से ही शर्म सी आने लगी थी उसे। नीतू बेड पर बैठी उसकी हरकतें देख रही थी। उसे अकेले ही मुस्कुराते देख वो बोली, क्यों, तुम्हें भी किसी का इंतज़ार है? नहीं तो फिर इतरा क्यों रही हो इतना? अरे दीदी, क्या मैं आईना भी नहीं देख सकती? और मुझे इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है, मगर इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों दीदी? पता नहीं, यूँ ही मन जैसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। मुझे पता है दीदी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल भी चाहता है किसी राजकुमार को, इसीलिए ऐसा है। रोही ने उसके पास आकर धीरे से कहा। उसकी इस शरारत से नीतू ने उसे एक थपकी दी। पागल, नोटी गर्ल, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी बात नहीं करते। रोही ने दोनों हाथों से उसे पीछे से अपनी जप्फी में ले लिया। ऐसी बात क्यों नहीं करते दीदी? क्योंकि पता नहीं। तुम्हें पता है दीदी, पर तुम मुझे बताना नहीं चाहती, क्योंकि तुम समझती हो कि मैं अभी छोटी हूँ, पर मैं छोटी नहीं हूँ दीदी। अच्छा,
तू अब बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए तू ऐसी बातें करने लगी है। हाँ, और अब मुझे बताओ कि आपको गुस्सा क्यों आता है। अरे मैंने तो वैसे ही कह दिया, भला मुझे क्यों गुस्सा आएगा। क्या मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं? मम्मी डैडी हैं, बड़े मम्मी पापा हैं, भैया हैं प्यारा सा, और भाभी है, और मेरी प्यारी प्यारी 3 बहनें भी हैं, और मुझे भला क्या चाहिए। अभी एक की कमी है। किसकी? एक राजकुमार की। ओ रोही रोही रोही, तू बहुत शैतान हो गई है, और वो राजकुमार होगा मेरा जीजू। एक बात और दीदी, मैं मम्मी पापा और डैडी को बोलूँगी कि मुझे एक और जीजू चाहिए। रोही तू क्या बोल रही है उल्टा सीधा? तुझे ये सब कहते शर्म नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अकड़ कर बैठ गई। नीतू को उससे डर लगने लगा था। वो जल्दी से उठकर बाहर आ गई, जहाँ पर मम्मी डैडी और बाकी सब बैठे थे। शाहीन बाथरूम से बाहर निकली थी। बाहर ना बैठते हुए वो अपने कमरे में गई, जहाँ वो कुंवारे होते रहा करती थी। उसने अंदर कदम रखते ही चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा। एकदम वैसा ही था सब कुछ। किसी ने जरा भी नहीं था बदला, किसी ने किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं थी की। लेकिन अब ये शाहीन का कमरा ना होकर एक गेस्ट रूम था। वो धीरे से अपने टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठी और टेबल पर पड़ी पापा की तस्वीर को गौर से देखने लगी। अचानक ही आंखें नम सी हो गईं। उसने प्यार से वो तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। उसके बाद उसने अलमारी खोली और पुरानी एल्बम निकाल कर देखने लगी। बाहर से नीतू और रोही की आवाज़ें आ रही थीं और वो भी शोर मचाती हुई, दीदी दीदी, ओ दीदी कहाँ हैं आप? नीतू और ज़ोर से बोली, मम्मी आपकी गुलाबी परी कहाँ चली गई? रोही ने शाहीन का कमरा खुला देखा। दोनों धीरे धीरे पाँव दबाती हुई अंदर प्रवेश कर गईं। नीतू हाथ पीछे करती हुई बोली, लो जी, रानी साहिबा तो यहाँ हैं, और दीदी हम तो पागलों की तरह सारा घर छान आए हैं। हाय आप है ही पागल हो, सारा घर छानने की क्या ज़रूरत है? शाहीन ने चूड़ियों से भरी हुई बाहों को घुटनों तक फैलाते हुए कहा। वो दोनों शाहीन के दाएं बाएं बैठ गईं। रोही ने देखा दीदी रोही की तस्वीर देख रही थी। वो देखकर बिफर पड़ी। ओफो दीदी, आपने ये फ़ोटो क्यों निकाला? पता नहीं किस पागल ने ये फ़ोटो खींच दिया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी रोती की तस्वीर राहुल ने खींची होगी। हाँ दीदी, ये उसी उल्लू के पट्टे का काम है। कहता था ये फ़ोटो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। शाहीन और नीतू उसकी बातें सुनकर हंसने लगी थीं। उनकी सब आवाज़ें सुनकर आशा भी अंदर आ गई। शाहीन ने आशा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोली, देखिए भाभी, अपनी और राजन भाई की फ़ोटो देखिए। भाई कैसे आपका घूंघट हटा रहे हैं, जैसे आपको देखने के लिए बड़े उतावले हो रहे हों। आशा अपने हाथ में फ़ोटो लेकर नज़दीक से देख रही थी। नीतू ने चुटकी ली। क्यों भाभी, अब भैया बदल गए हैं? हाँ, बदल गए हैं। पहले मेरे पास आते घबरा जाया करते थे और अब वो घबराते नहीं। सभी जोर से हंस पड़ी, बहुत ज़ोर से हंस पड़ी। इस शोख हंसी ने अरविंद को भी अपनी तरफ खींच लिया था। वाह, वहाँ तो महफिलें बड़ी रंगीन हैं, कोई इशारा तो दिया कीजिए। अरविंद ने नीतू के हाथ में हाथ मिलाते हुए, जो पहले ही उसकी तरफ लहरा रही थी, जीजू क्या आपके लिए इशारा काफ़ी है? समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है कुड़िए। आशा ने अरविंद को शरारती मूड में कहा।
जिससे सभी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े थे। अरविंद ने शाहीन से एल्बम मांगा। हजूर, अब हमें भी बता दीजिए ये जादू का पिटारा। लीजिए हजूर, आप भी ज़रूर लीजिए। शाहीन ने एल्बम पकड़ाई और फ्री होकर बैठ गई। अरविंद अकेला ही सोफे पर बैठ गया। नीतू और रोही उसके पास चिपक कर बैठ गईं। अभी पहला ही पेज पलटा था कि अरविंद ने और शक्कू की साड़ी वाली तस्वीर देखकर चौंक गया था। नीतू, ये शक्कू है? तौबा, क्या जलवा है। रोही और नीतू दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने अरविंद को सभी फ़ोटोज़ के बारे में बताया। रज़िया व फ़रहीन की कॉलेज और शादी में खिंचवाई तस्वीरें देखकर अरविंद को हंसी आ गई। नीतू जी, मुस्लिम लड़कियों के लिए भी क्या मुसीबत है, हर वक्त नकाब के अंदर हुस्न को छुपा कर रख छोड़ती हैं। शाहीन ने और आशा ने उसकी ये बात सुन ली थी। छुपा रखती हैं तभी तो दीवाने आते हैं। मोहतरमा, ज़रा सुनिए, दीवाने भी दिल रखते हैं तभी तो एक प्यार की चिंगारी ने नकाब में ही आग लग जाए। तभी तो एक प्यार की चिंगारी से ही नकाब में आग लग जाए। हे भगवान, इनसे तो तू ही बचाना। शाहीन ने अपने होंठ भींच कर कहा। अरविंद भी क्या कम था, आंखों ही आंखों में चैन चुरा ले जाता था। शाहीन ने बहाना बनाया और बेड पर लेट गई। फिर एकदम उठकर बोली, भाभी, अगर मुझे नींद आ जाए तो उठाना नहीं। अच्छा ठीक है, सो जा, मैं मम्मी को बोल दूँगी। इतना कहकर वो बाहर चली गई। बरामदे में लगी घड़ी पर देखते हुए उसने देखा बहुत टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। सिर का दुपट्टा ठीक करती हुई वो किचन में आई। यहाँ पर मम्मी और चाची जी ने रात का खाना तैयार कर दिया था, बस अब खाना बाकी था। बाहर राजन और शक्कू भी आ गए थे। चाची जी किचन से निकली ही थीं, अभी की बोली, आप कहाँ से आ रहे हैं राजन? यहीं से चाची जी, बस राजा के घर तक गए थे। शक्कू, तुम भी साथ गई थी क्या? हाँ चाची जी, वो बुझी हुई आवाज़ में बोली। उसका चेहरा उतरा हुआ था। चाची के साथ ही वो अंदर आ गई। राजन ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। उसने शाहीन का कमरा खुला देखा था और वहीं पर चला गया। आ गए आप राजन? शक्कू कहाँ है? शायद अपने कमरे में है, राजन बेड पर बैठता हुआ बोला। रोही उसके पास आकर बोली, भैया, राजा के बारे में क्या पता चला? कुछ नहीं, उसकी मम्मी के पास भी उसका कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। ओफो, बहुत बुरी खबर है। ये रोही ने मुंह सा बनाया और उठकर शक्कू के रूम में आ गई। वो जल्दी से जल्दी राजा के बारे में जानना चाहती थी। उसने पर्दा हटाकर शक्कू की तरफ देखा। खूबसूरत से चेहरे पे उदासी छाई थी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास बैठ गई। क्या बात है शक्कू? मुझे तो बताओ। शक्कू ने थकी थकी आंखों से रोही की तरफ देखा, फिर नज़रें दूसरी तरफ हटा लीं। उसकी आंखों में मोती तैर गए थे। रोही ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा। क्या कहा उसकी मम्मी ने? कुछ नहीं, वो भारी आवाज़ में बोली। फिर उसने हौले हौले अपने होंठ हिलाए। कितनी हसरत थी मुझे दिल में, राजा की मम्मी को मिलूँगी, उसकी कुछ खबर मिलेगी। आज तक उसने फ़ोन नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा। उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए थे। दिल को कुछ भी अच्छा नहीं था लग रहा। उसका रंग पीला पड़ गया था, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे। रोही उसकी बदल रही हालत को देखकर डर रही थी।
शक्कू तुझे क्या हो रहा है? तुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। वो और भी घबराने लगी थी। उसने रोती हुई शक्कू को चुप कराया और बेड पर लिटा दिया। उसको लिटाकर वो सहमी सहमी सी बाहर चली गई। मम्मी किचन में थी, साथ में भाभी भी थी। रोही ने डरते डरते बोला, बड़ी मम्मी पता नहीं शक्कू को क्या हो गया है। मुझे लगता है उसको बुखार हो गया है। अभी तो ठीक थी, वह भगवान क्या हो गया मेरी बच्ची को। भाभी ने जल्दी से गैस बंद किया और मम्मी के साथ ही बाहर आ गई। शक्कू शक्कू मेरी बच्ची, क्या बात है? क्या हुआ है तुझे? शक्कू ने मम्मी को परेशान होते देख हाथ से ठीक हूँ का इशारा किया। मम्मी और रोही का शोर सुनकर सभी उसके कमरे की तरफ दौड़ते हुए चले गए। चाचा जी और चाचा जी भी शक्कू के पास बैठ गए। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भैन जी, भरा जी, छोटे बच्चे ते जो भी मेरे प्यारे दोस्त ने, मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हाँ कि मेरी कहानी का जिहड़ा पार्ट है मैं इत्थे ही ख़त्म करदी हाँ। ते बाकी मेरी कहानी नूं तुसीं लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। अगर जे इस विच कुछ सुधार करना है जां कोई भी गल है जां तुसीं कितों देख रहे हो, किहड़ी जगह तो देख रहे हो, तो मैनूं कमेंट करके तुसीं जरूर दस्सिओ। ते कल नूं मिलांगे तुहाडे नाल नवें एपीसोड नाल। अज दा एपीसोड इत्थे ही खत्म करदे हां ते कल तक दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल जी, रब राखा।